बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 15 एंड दैट इज़ अबाउट थर्मोरेगुलेशन स्पेसिफिकली इन ह्यूमंस। और इसमें थर्मोस्टेट फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? दैट इज़ द हाइपोथैलेमस। डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। Alright students, this is about thermostat functions of hypothalamus. जी स्टूडेंट्स, बुनियादी तौर पे हाइपोथैलेमस इज परफॉर्मिंग द थर्मोस्टेट फंक्शन विद इन द ह्यूमन बॉडी एंड ऑल अदर मैमेलियन बॉडीज। ऑलराइट, यहाँ पे हमने जो बात याद रखनी है वो ये है कि हम भी उसी होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं जैसे कि बाकी तमाम जानदार चलते हैं। रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट द चेंज वेदर द टेम्परेचर इज गोइंग टू बी लो और इट इज इंक्रीजिंग। दर्जा हरारत बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये आपके रिसेप्टर्स आपको बताते हैं। उस मैसेज को कन्वे कर दिया जाता है टुवर्ड द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस फिर उसको खुद से प्रोसेस करता है कि क्या रिस्पांस देना है या रिस्पांस नहीं देना, और फिर उसके बाद इफेक्टर्स दे जनरेट द रिस्पांस। ऑलराइट, ये तो हो गया हमारा बुनियादी मैकेनिज्म। अब इसी मैकेनिज्म को वन बाय वन अगर हम हाइपोथैलेमस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा व्हाट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर प्लेइंग रोल इन थर्मोरेगुलेशन। तो उसमें हम लिख लेते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स में स्टूडेंट्स याद रखिएगा वी हैव द पेरिफेरल रिसेप्टर्स जो कि स्किन के अंदर मौजूद हैं, थर्मो रिसेप्टर्स। फिर इसी तरह वी हैव इंटरनल रिसेप्टर्स। इंटरनल रिसेप्टर्स स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइन लिख लेते हैं ताकि आपको याद रह जाए। ऑलराइट, एंड विसरा इनके अंदर मौजूद हैं। और तो और ब्लड भी टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करता है और मैसेज को कन्वे करता है टुवर्ड्स द हाइपोथैलेमस। तो अब यहां पे जो डिटेक्ट करने वाले हैं ज्यादा रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर्स ने जैसे ही मैसेज रिसीव करना है फौरी तौर पे उन्होंने इन्फॉर्म करना है नर्वस सिस्टम को। और नर्वस सिस्टम के अंदर जो पार्ट इन्वॉल्व है आपकी थर्मोरेगुलेशन के साथ, दैट इज द हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस जो मेन काम कर रहा है वो याद रखिएगा कि द थर्मोरेगुलेशन इज बेसिकली कंट्रोल्ड थ्रू द फीडबैक मैकेनिज्म्स। ऑलराइट, ये जुमला मैं यहां लिख भी देता हूं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस इज thermoregulation by feedback mechanisms. Alright, इसमें स्टूडेंट्स एक और बात याद रखने वाली है कि हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ द ब्रेन, और हाइपोथैलेमस के अपने भी कुछ एसोसिएटेड एरियाज हैं जिनमें हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शंस। तो उसके लिए आप याद रखेंगे anterior hypothalamic region. All right, then it is posterior hypothalamic region, और फिर medial preoptic region। अब इसमें एक अहम पॉइंट का मैं इजाफा करता चलूं, ये तो तीनों रीजन्स हो गए इसके, लेकिन इसके साथ अगर सवाल ये पूछा जाए कि एट द सेम टाइम हाइपोथैलेमस इज कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन द नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रखिएगा कि दिमाग का एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम, और उसके साथ ही साथ जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, इन दोनों के दरमियान में बैलेंस बना के रखना और इनको रेगुलेट करवाना, इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। ऑलराइट, तो हाइपोथैलेमस है तो बेसिकली थैलेमस के नीचे वाला पार्ट, लेकिन नीचे होने के साथ ही साथ ये आपके नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम को भी रेगुलेट करवा रहा होता है और साथ ही साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम को भी रेगुलेट करवा रहा है। तो इस वजह से बाज़ औक़ात इसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन में भी हैं और केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, इसके साथ अगर हम ये देखें कि स्टिमुलस हीट का हो
या एट द सेम टाइम कोल्ड का हो, यानी गर्मी फील हो रही है या सर्दी फील हो रही है, तो उसको हाइपोथैलेमस ने रेगुलेट किस तरह से करवाना है, तो आपको याद होना चाहिए बाय गेनिंग द हीट और बाय हीट लॉस, यानी या तो हरारत को कहीं ना कहीं से जज़ब किया जाएगा या खुद से हरारत पैदा की जाएगी, और अगर इस चीज का खदशा है कि बॉडी के अंदर हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो गई है तो फिर उस हीट को बॉडी से खारिज करने की जरूरत होगी। तो ये काम किस किस तरह से करवा रहा है हाइपोथैलेमस, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, इफ द स्टिमुलस इज हाई टेम्परेचर, यानी अगर दर्जा हरारत बढ़ता हुआ फील हो रहा है तो उस सूरत में किस चीज की जरूरत होगी, हीट लॉस। इसका मतलब यह है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर भी ज्यादा है, बॉडी में भी हीट ज्यादा जनरेट हो चुकी हुई है, तो अब हीट डिसिपेशन की जरूरत है। तो बॉडी से हरारत को खारिज किस तरह से किया जाएगा, इसके लिए याद रखिएगा द फर्स्ट थिंग इज स्वेटिंग। फौरी तौर पे स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, और स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होते ही स्किन के ऊपर स्वेट निकलना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कह रहे हैं स्वेटिंग। और स्वेटिंग की वजह से द फीडबैक इनवर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स इट विल बी द कूलिंग इफेक्ट। ऑलराइट, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे इट इज कंट्रोल्ड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। फिर इसके साथ ही साथ जो दूसरी चीज आप याद रखेंगे दैट इज वेसो डायलेशन इन superficial vessels. All right, blood flow towards the skin बढ़ा दिया जाएगा, और साथ ही ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया जाएगा। इनकी डायलेशन की वजह से क्या होगा कि हीट डिसिपेट होना शुरू हो जाएगी। और तो और एक और मेथड भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, दैट इज थ्रू द सिंपल थर्मल रेडिएशंस, जो हमारी बॉडी से हर वक्त हीट शुआओं की सूरत में खारिज होती रहती है। ऑलराइट, तो ये तीनों तरीके आप याद रखेंगे उस सूरत में कि जब दर्जा हरारत बढ़ता हुआ फील हो रहा है तो हाइपोथैलेमस इन तीन प्रोसेसेस की प्रेफरेंस सेट करेगा और फौरी तौर पे हीट डिसिपेट करना शुरू कर देगा। फिर अगर दूसरी तरफ स्टिमुलस चेंज हो जाए तो एट लो टेम्परेचर अगर दर्जा हरारत कम हो रहा है और बॉडी के लिहाज से अगर हम देखें तो हाइपोथर्मिया वाली स्टेट हो रही है, तो उस सूरत में क्या किया जाएगा, सबसे पहले नंबर पे आपने जो बात याद रखनी है दैट इज द बॉडी विल स्विच ऑन द शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के जरिए हीट जनरेट करने का अमल शुरू हो जाएगा। हीट जनरेट करते हुए हमारी बॉडी जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करेगी, और टेम्परेचर मेंटेन करने का मतलब ये है कि आपने थर्मो रेगुलेशन कर ली है। ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ जो दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे दैट इज वेसो कंस्ट्रिक्शन। और वेसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। ब्लड वेसल्स नियर द सुपरफिशियल एरिया स्पेशली दे विल कॉन्ट्रैक्ट। अगर ब्लड वेसल्स सुकड़ रहे हैं तो वहां पे ब्लड का फ्लो भी कम कर दिया गया है, और यही वजह है कि जब सर्दी होती है और स्पेशली अगर आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं किसी कूल विंड के सामने, तो आपकी फिंगर टिप्स ब्लू होना शुरू हो जाती हैं। ना सिर्फ ये कि ब्लड फ्लो को कम किया जा रहा है, बल्कि ये बात भी याद रखिएगा कि आपके अपर लिम्स और लोअर लिम्स वगैरह जो हैं इनमें वार्म ब्लड का फ्लो भी कम हो रहा है। इसकी वजह से आपके नाखून और आपकी फिंगर टिप्स आपको समटाइम्स नीली होते हुए नजर आना शुरू हो जाती हैं जब आप बहुत ज्यादा ठंडक के सामने अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं। जो विसरल पार्ट है इट विल स्टे द वार्म, ओके, वो गर्म ही रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो टर्मिनल्स हैं, जो आपकी एक्सट्रीमिटीज हैं बॉडी की, वहां पे दर्जा हरारत कम रखा जाता है। दिस इज अगेन अनदर स्ट्रेटजी फॉर थर्मो रेगुलेशन। फिर इसके साथ एंडोक्राइन सिस्टम को इस्तेमाल में लाते हुए आप याद रखेंगे कि थायराइड, ऑलराइट, और समटाइम्स हम यहां पे ऐड कर रहे हैं एक और हार्मोन नॉरएपिनेफ्रिन। ऑलराइट, इन हार्मोन्स को इस्तेमाल में लाते हुए मेटाबॉलिक सिस्टम को बढ़ा दिया जाता है। मेटाबॉलिक सिस्टम जैसे ही एक्टिव होगा, तेज होगा, तो बॉडी के अंदर हीट जनरेशन को बढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज किया जा सकता है। फिर इसके साथ ही समटाइम्स एक और इफेक्ट भी हमें नजर आता है सर्दी वाले केस में, वो ये है
कि जो पिलाई मोटर मसल्स हैं स्किन के अंदर उनकी भी कॉन्ट्रैक्शन करवा दी जाती है, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेसफुल है उन ऑर्गेनिजम्स में दैट पोजेस फर, ऑलराइट। लेकिन ह्यूमंस में भी ये एक्टिविटी हमें नजर आ रही है, ऑलराइट। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज व्हाट इज पायरेक्सिया, ऑलराइट। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज फीवर, बुखार क्यों होता है, इसका मैकेनिज्म मैं अभी बताता हूं आपको। इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा दूसरा नाम पायरेक्सिया और एक और नाम भी इसको दिया जाता है, दैट इज फेब्राइल, बुखार हो जाना। अब ये जो बुखार है हाई टेम्परेचर वाला मसला है, यानी बॉडी खुद से ही अपना दर्जा हरारत बढ़ाना शुरू हो गई है। अब बॉडी खुद से अपना दर्जा हरारत क्यों बढ़ाती है, इसके लिए स्टूडेंट्स आगाज कर रहे हैं हम एक लफ्ज जो आपने याद रखना है, दैट इज पायरोजेंस, ऑलराइट। पायरोजेंस को अगर हम डिफाइन करें हम कहेंगे द टॉक्सिक substances produced by pathogens and leukocytes, the white blood cells, which in turn change the set point of हाइपोथैलेमस, ऑलराइट। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि बुनियादी तौर पे आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो आइडियल टेम्परेचर समझा जा रहा है वो तो 37 डिग्रीज है, लेकिन वो फ्लक्चुएट करता रहता है, ऑलराइट। अब इसी फ्लक्चुएशन और नैरो रेंज को मेंटेन करने के लिए हम थर्मोरेगुलेशन की टर्म या होम्योस्टेसिस की टर्म याद रखेंगे। अब पायरेक्सिया में पहला इंपॉर्टेंट रोल दैट इज प्लेड बाय द पायरोजेंस। अब पायरोजेंस हैं क्या, ये वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो आपके इर्द गिर्द मौजूद पैथोजेनिक जर्म्स जब आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो अंदर जाने के बाद ये कुछ टॉक्सिन्स रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे जहरीले मादे ये खारिज कर रहे हैं जो कि हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जब इनको खाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस सूरत में व्हाइट ब्लड सेल्स इनकी जब मैक्रोफेगी कर रहे हैं या फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं उस सूरत में भी व्हाइट ब्लड सेल्स खुद से भी कुछ केमिकल्स इस तरह के प्रोड्यूस करते हैं, साइटोकाइंस वगैरह जिसमें शामिल हैं। तो जैसे ये ब्लड में रिलीज होकर हाइपोथैलेमस तक पहुंचते हैं तो हाइपोथैलेमस फौरी तौर पे अपना सेट पॉइंट बढ़ा देता है। अब सेट पॉइंट बढ़ाने की वजह से क्या होता है, द टेम्परेचर इट इंक्रीजेस देन द 37 डिग्री सेल्सियस, 37 से ऊपर जाना शुरू हो जाता है दर्जा हरारत। जैसे ही ऊपर जाएगा 38 डिग्रीज को टच करेगा तो हम कहेंगे नाउ दिस इज पायरेक्सिया, ऑलराइट। बहुत सारी किताबों में बहुत सारे मेडिकल रेफरेंसेस में 38 डिग्री सेल्सियस को ही पायरेक्सिया कंसीडर किया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, 37 से लेके 38 तक जाने तक जो दरमियान वाली रेंज है सारी, उसमें हम हाई फीवर कंसीडर नहीं करेंगे। 38 को टच करे और उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाए तो फिर हम कहते हैं यस दिस इज पायरेक्सिया। फिर इसको फर्दर डिफरेंशिएट किया जाता है मॉडरेट पायरेक्सिया एंड हाइपर पायरेक्सिया वगैरह के अंदर या हाई पायरेक्सिया में। तो उसकी रेंज मैं जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। मॉडरेट पायरेक्सिया and then high pyrexia। इसके लिए स्टूडेंट्स मॉडरेट और हाई पायरेक्सिया की रेंज फ़ारेनहाइट्स में चूंकि हमारे यहाँ ज़्यादा मेजर की जाती है तो मैं यही लिख रहा हूँ यहाँ पे 100 to 103 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, ऑलराइट। दिस इज मॉडरेट पायरेक्सिया। और 103 से लेके 105 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक इसको हम कहते हैं दिस इज हाई पायरेक्सिया। और अगर कंसिस्टेंटली 105 या इससे इंक्रीज होना शुरू हो जाए या कई दिनों तक 105 तक ही बुखार रहे तो फिर उस कंडीशन को हम हाइपर पायरेक्सिया कहना शुरू कर देते हैं। बहरहाल ये तो हो गया बुखार। अब इस बुखार के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, तो उसमें याद रखिएगा एक तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है द ल्यूकोसाइट्स, ऑलराइट। इसको स्टूडेंट्स मैं इस तरह से शो कर रहा हूं, पैथोजेंस सबसे पहले नंबर पे जहां से आगाज हम कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं बैक्टीरिया को, ऑलराइट। और बैक्टीरिया में भी स्पेशली द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ऑलराइट।
वो बैक्टीरिया कि जिनकी सेल वॉल्स के ऊपर क्रिस्टियन ग्राम की बनाई हुई डाई ने वहां पे रिटेंशन या रिटेन नहीं किया था उस कलर को, उनको हम कह रहे हैं ग्राम नेगेटिव। ऑलराइट, अब ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, इनकी सेल वॉल्स के अंदर आपको नजर आते हैं लिपो पॉलीसेकेराइड्स, ऑलराइट, और एक और टर्म यहां पे लिख रहा हूं मैं, लिपोग्लाइकेंस। जी स्टूडेंट्स, अब ये तो हमें पता चल रहा है पैथोजन से कि पैथोजेंस कौन हैं, बीमारियां फैलाने वाले जानदार। जैसे ये बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम फौरी तौर पे रिस्पांस देने के लिए पहुंच जाता है। सबसे पहले नंबर पे जो सेल्स आपने याद रखने हैं अपने इम्यून सिस्टम के, दे आर मैक्रोफेजेस, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, इन पैथोजेंस को खा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो कोई भी व्हाइट ब्लड सेल्स जब इनको खा जाएगा तो उसके बाद उसने इनको निगल लेना है। अब जब निगल गया उसको तो उसने उसको फेगोसाइटोज कर लिया। फेगोसाइटोसिस के दौरान जब इनकी ब्रेकडाउन चल रही होती है तो इनकी सेल वॉल्स में से ये वाले केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये वाले केमिकल्स रिलीज होते हुए जब व्हाइट ब्लड सेल के साइटोप्लाज्म में से गुजर रहे होते हैं तो वहां से इनको रिलीज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ साइटोकाइंस। अब ये साइटोकाइंस ब्लड के साथ ट्रेवल करते हुए पहुंच जाते हैं टू द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर पहुंचते ही यहां पे इसका सेट पॉइंट चेंज कर दिया जाएगा, यानी हाइपोथैलेमस को पता चल जाएगा कि कोई ना कोई इंफेक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं एराकिडोनिक एसिड साइकिल, इस साइकिल के जरिए फर्दर कुछ और केमिकल्स प्रोड्यूस करेगा और उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं और साथ ही साथ पूरी बॉडी का दर्जा हरारत इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले ये मैसेज भिजवाते हैं लिवर और स्प्लीन को। इन पॉइंट्स को यहां पे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपको बाद में समझने में और याद रखने में भी आसानी रहे। मैक्रोफेजेस व्हाइट ब्लड सेल्स में से इनको सेलेक्ट किया जा रहा है यहां पे लिखने के लिए और याद रखने के लिए। दीज आर व्हाट, द ल्यूकोसाइट्स। ऑलराइट, इन ल्यूकोसाइट्स ने एनगल्फ कर लिया इन बैक्टीरिया को और फिर क्या किया इन्होंने, secreted or released cytokines that travel to hypothalamus and the set point is raised to 38 degrees Celsius. अब जैसे ही सेट पॉइंट 38 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हुआ तो फिर हाइपोथैलेमस एराकिडोनिक पाथवे के थ्रू प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस करवा रहा है और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स पूरी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करवाना शुरू हो जाते हैं। हाइपोथैलेमस produce prostaglandins through arachidonic acid pathway। जी स्टूडेंट्स, अब आपके ज़हन में फौरी तौर पे ये सवाल आना चाहिए कि दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है तो बुनियादी तौर पे तो ये बुखार है और बुखार को हम बजाते खुद बीमारी समझ रहे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हम साथ ही ये भी कहते हैं कि द फीवर इज अ प्रोटेक्टिव स्ट्रेटेजी। ये तो आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सपोर्ट किस तरह से कर रहा है, तो इसका आसान सा जवाब मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। दैट इज high temperature allow liver and spleen to stop iron and zinc to limit the growth of pathogens।
ऑलराइट, अब देखिए बहुत टेक्निकल बात है ये। इससे क्या हो रहा है, दर्जा हरारत बढ़ते ही लिवर और स्प्लीन को ये मैसेज मिल जाता है कि आयरन और जिंक को स्टॉप कर लिया जाए ताकि ये अवेलेबल ना रहे पैथोजेंस के लिए। अब पैथोजेंस को जब ये न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे तो इसका मतलब ये है कि उनकी प्रोपेगेशन या उनकी बाइनरी फिजन वगैरह रुक जाएगी, तो बैक्टीरियल ग्रोथ को आपने रोक लिया। फिर उसके साथ ही साथ हाई टेम्परेचर पे इनके बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि साथ ही बॉडी का भी कुछ नुकसान हो चुका होता है। तो यहां पे एक पॉजिटिव काम भी हो रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि मेटाबॉलिक रेट भी हाई है। तो मेटाबॉलिक रेट जब हाई होगा तो उसमें क्या किया जाएगा, हाई मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज रेट ऑफ सेल रिपेयर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि साथ ही साथ जब मेटाबॉलिक सिस्टम काम कर रहा है तो वो सेल्स जो बेचारे डैमेज हो गए इस पूरे प्रोसेस में, उनका हीलिंग और रिपेयरिंग प्रोसेस भी तेज कर दिया जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से बुखार आपकी हिफाजत भी कर रहा होता है। तो ये है स्टूडेंट्स पायरेक्सिया। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे दिया है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। और फिर हाइपोथैलेमस का फंक्शन एज द कंप्लीट टॉपिक, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और यहीं पे हमारे चैप्टर नंबर 15 का इख्तिताम हो रहा है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में किसी और नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे।